आज ही एक नई वीडियो है आरजे रौनक का, जिसका वीडियो का टाइटल है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास, राहुल गांधी अखिलेश यादव की चुप्पी पर सवाल। हाँ, तो अभी 2 अप्रैल को जो अमित शाह जी द्वारा संसद भवन और राज्यसभा में ये बिल पास किया गया है, वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को, तो उसी के ऊपर ये वीडियो बनाया है एक्सप्लेन रौनक ने, आरजे रौनक ने। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं क्या एक्सप्लेन किए हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे, इतने दिनों में हो गया होगा, 2-3 दिन हो गया। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं। बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या रौनक के द्वारा बताया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। पार्टियों की तो भाई लोगों, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो गया। ऑपोजिशन पार्टियों की एकता की पोल खुल गई है और उन लोगों को झटका लग गया है भारी भरकम, जो ये अरमान पालकर बैठे थे कि इस बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियां बीजेपी का साथ नहीं देंगी। यानी उन लोगों का रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, भाई मारो मुझे मारो। 4 जून 2024 को जब मोदी सरकार की कुछ सीटें कम आई थी तो कई लोगों ने क्या क्या अरमान नहीं पाल लिए थे। इन्हें लगा था कि अब तो हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक हम ही जीतेंगे, दिल्ली में केजरीवाल जी भी बीजेपी को हरा देंगे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू में से कोई एक आदमी अगर पलटी मारकर इनकी तरफ आ जाएगा तो मार्च तक आते आते राहुल जी देश के पीएम बन जाएंगे, मोदी जी राजनीति छोड़कर भावनगर में फाफड़े की दुकान खोल लेंगे, अमित शाह अहमदाबाद में प्लॉट लेकर उसमें मशरूम उगाने लगेंगे। मगर ये हो ना सका और अब आलम यह है कि 370 तो हटी, राम मंदिर भी बना, ट्रिपल तलाक भी हटा और अब वक्फ संशोधन बिल भी पास हो गया। अखिलेश से लेकर राहुल बाबा, ओवैसी से लेकर इमरान मसूद, इन सबको बड़ी उम्मीद थी कि सीएनआरसी की तरह वक्फ वाले मामले पर भी मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ले आएंगे, सरकार को डराकर इस बिल को वापस करवा देंगे। पर क्या ये सब हो पाया क्या संजू बाबा? नहीं। देश का मुसलमान भी समझ चुका है कि इनका तो रोज रोज का है यार। उन्हें भी पता लग चुका है कि जो लोग मुसलमानों का नाम लेकर दिन रात छाती कूट रहे हैं वो दरअसल उनके गले में अपनी स्वार्थों की डोर डालकर अपनी राजनीतिक पतंग उड़ाना चाहते हैं। इसीलिए इस बार ज्यादातर मुसलमानों ने पतंग बनकर उड़ने से ही मना कर दिया और अब इनके रहनुमा ऐसे बिलबिला रहे हैं कि जैसे कोई छोटे बच्चे को वो देखो चिड़िया ये बोलकर उसके हाथ से उसके आइसक्रीम छीन कर ले गया हो। बताओ। ये तो ही एक बात। अब आते हैं इस बात पर कि वक्फ संशोधन बिल में ऐसे क्या क्या चेंजेस किए गए हैं जिससे कुछ लोग तड़प गए हैं। दूसरी बात ये कि इस बिल में किन किन बातों में चेंज करने को लेकर विपक्ष का ऑब्जेक्शन था। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सरकार ने नीतीश और चंद्रबाबू जैसे नेताओं को मनाया कैसे। इस पर आने से पहले मैं आपको मनाना चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रोबो ऐप का लिंक दिया, उस पर तो विपक्ष के जो लोग थे वो सोच के बैठे थे कि इस जो बिल में नीतीश के पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी मोदी सरकार का, तो विपक्ष वाले ये सोच के बैठे थे। लेकिन आज कुछ भी है तो आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी केंद्र सरकार में है, केंद्र सरकार के साथ भागीदारी में है। तो जहां तक उम्मीद था कि सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कुछ शर्त वर्त होगा, कुछ शर्त वगैरह रख करके सपोर्ट की होगी, लेकिन इतना तो था कि सपोर्ट तो जरूर करेगी, तो ठीक है। लेकिन डर डर भी था कि कहीं नीतीश कुमार जैसा बार बार पलटी मारते हैं, कहीं इस बार भी कहीं पलटी मार ना जाए। तो क्योंकि दोनों पार्टियों को मुस्लिम वोटर, मतलब मुस्लिम वोट बहुत सपोर्ट करता है, तो वो लोग सोच समझ के ही कुछ किए होंगे, ठीक है। खास करके नीतीश चाचा पे थोड़ा डाउट लग रहा था, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार पलटी उल्टी मार चुके हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर बैठा हुआ था मोदी गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए इन दोनों पार्टी अगर अड़ंगा लगा देती तो बिल पास नहीं होता, क्योंकि इनके पास भी खास करके 80 सीटें थी। तो चलिए इन दोनों पार्टियों ने सपोर्ट किया है, चाहे जैसे भी किया हो। चलिए और आगे में क्या 4 बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिए, पुराना कानून तो भैया खाला जी के घर जैसा था, मतलब इतनी अंधेर गर्दी तो सारा नॉर्थ कोरिया में भी नहीं होगी। पुराने कानून के सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव का प्रावधान था, मतलब वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकता है। नए कानून में इस बकवास बात को निकाल दिया गया है, क्योंकि भाई अगर इस देश में डेमोक्रेसी है, संविधान है, तो सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर दे और वो उसकी हो गई हो और सामने वाला बंदा कोर्ट भी ना जा सके। अगर किसी भी देश में आम आदमी के पास कोर्ट जाने का ही हक नहीं है तो फिर तो देश का
संविधान ही खत्म हो गया ना। मगर यही अंधेरगर्दी अभी तक चली आ रही है। एक खास जमात का वोट लेने के लिए, उसे अपीस करने के लिए कुछ भी अनशन कानून बने हुए थे। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, अगर 2014 के इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस को ये लग रहा था कि अब तो बुरी गत होने वाली है, जनता सत्ता से बाहर कर देगी, तभी 5 मार्च 2014 को इन लोगों ने दिल्ली की 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया और उनके मालिक मुंह ताकते रह गए। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इससे देश का मुसलमान खुश हो जाए और इन्हें वोट मिल पाए। इसी तरह का गुल कांग्रेस की सरकार ने शाहबानो के टाइम भी खिलाया था, जब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने उसके शौहर को आदेश दिया था कि अपनी तलाकशुदा बीवी को कुछ रुपए हर महीने गुजारा भत्ता दे। मगर उस वक्त राजीव जी की सरकार ने मौलानाओं को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को रद्द करवाने के लिए संसद में कानून पास करवा दिया। और ये लोग हैं जो हज बराबरी की बात कर रहे हैं। कब मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है। तो ये तो एक बात बताई मैंने आपको। दूसरा बदलाव जो इस एक्ट में किया गया है कि पहले किसी भी डिस्प्यूट में वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता था, अब किसी और कोर्ट में आप नहीं जा सकते थे। अब ये गुंडागर्दी भी खत्म कर दी गई है। इससे पहले ये भी कानून था कि जो भी जमीन इस्लामिक काम में इस्तेमाल हो रही थी वो भी ऑटोमेटिक वक्फ की हो जाती थी, आप उसे चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब उसी प्रॉपर्टी को वक्फ की माना जाएगा जो उसे दान में दी गई है। इसके अलावा पहले वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री नहीं थी, मुसलमानों की भी कई सेक्शंस की एंट्री नहीं थी, गैर मुसलमानों की भी एंट्री नहीं थी। इन सारी बातों को क्या कर दिया गया राहुल जी? खत्म। अब कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि सरकार ने मनमानी से फैसला ले लिया, इसमें कोई आम राय नहीं बनाई गई। ये बात भी सरासर झूठ है दोस्तों। जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई तो इसके बाद सभी पार्टियों की इस पर राय बनाने के लिए पिछले साल 9 अगस्त को एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में टोटल 31 मेंबर्स थे। इस कमेटी ने कई स्टेट्स का दौरा किया, 34 मीटिंगें हुई। 30 जनवरी को 655 पेज की रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को दी गई। शुरू में जो ये बिल था, बाद में सरकार की तरफ से उसमें 14 अमेंडमेंट किए गए। 28 मार्च को अमित शाह ने यह बता दिया था कि संसद के इसी सेशन में ये बिल पेश किया जाएगा और 2 अप्रैल को यह बिल लोकसभा में पास भी हो गया। इसीलिए ये बात सरासर झूठ है कि भाई बिल पर कोई चर्चा नहीं हुई या सरकार ने किसी से डिस्कशन नहीं किया। हाँ, विपक्ष का सुझाया एक भी अमेंडमेंट नहीं माना और शायद वो मानने लायक था भी नहीं, क्योंकि विपक्ष का बस चलता तो ये संशोधन बिल ही नहीं लाने देती। तो इसकी बात करना तो बेकार है। आगे बढ़ते हैं। अब इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि सरकार ने इस मामले में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को कैसे मनाया, पहले मैं विपक्ष के 2 युवा नेताओं की बात करना चाहता हूं जो पता नहीं कब से युवा ही चले आ रहे हैं, जिनमें से एक है माननीय अखिलेश यादव जी और दूसरे हैं आदरणीय राहुल जी। और ये दोनों कोई छोटे मोटे लीडर तो है नहीं भैया। इनमें से एक है जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता है और दूसरे राहुल जी, कुछ लोग जिन्हें देश का नेक्स्ट पीएम मानते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, भाई यही तो मौका होता है ना कि आप बहस के दौरान खुलकर बोलें, अगर कुछ गलत लगता है तो सरकार को खुलकर एक्सपोज कर दें। अब इतने बड़े टॉपिक पर बहस हो रही है, राहुल जी पूरा टाइम संसद में ही नहीं थे और इस बिल पर कुछ बोले भी नहीं। अब या तो उनको इसमें कोई ऑब्जेक्शन नजर नहीं आया या फिर उनको ये बिल ही समझ में नहीं आया, क्योंकि टेक्निकल मामला है ना भाई, कानून की बात है। पता लगा कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर बीजेपी वाले अगले 250 सालों तक उसमें से क्लिप निकाल कर काट कर मीम बनाने लगेंगे। स्पीकर मैडम, सॉरी और दूसरे अखिलेश बाबू ने भी बिल पर कोई टेक्निकल बात नहीं बोली है। कभी अमित शाह पर चुटकी ले ली कि भैया बीजेपी वाले तो नया अध्यक्ष नहीं बना रहे, कभी यूपी में हुए किसी कार्यक्रम पर बोल दिया, कभी चीन की बात कर ली। अरे भैया, इतने दिनों से आपकी पार्टी हल्ला काट रही है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है, तो बताओ ना संसद में कि क्या खिलाफ है। अब अगेन यहाँ भी राहुल जी वाला मामला ही है, या तो उन्हें लगता है कि कुछ खिलाफ है ही नहीं या फिर इतनी समझ ही नहीं पा रही बात की ये इस मामले पर कुछ बोल पाए, तो बेटर है कि चुप ही रहते। यही था क्या? देखिए, मेरा मानना ये है ना भैया कि आपका जमीन है और आपके पास उस जमीन के पेपर भी हैं, ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड आकर के उस जमीन पे अगर दावा ठोक देता है तो आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, उसके खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई लड़ भी नहीं सकते, वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। तो बाप रे, ऐसा मतलब कानून तो भाई समझने से बाहर है, ठीक है। उसी को मोदी गवर्नमेंट ने इसको ठीक किया है, इस चीज को ठीक किया है, ठीक है। इस मतलब अभी नए जो वक्फ बिल जो पास हुआ है, अमेंडमेंट बिल, उसमें इसको ठीक किया है, ठीक है। और उसमें बोर्ड के अंदर में पहले मुस्लिम महिलाओं को मतलब कुछ मतलब उसमें नहीं दिया जाता था, अधिकार नहीं दिया जाता। उसमें बोर्ड के अंदर में जो अध्यक्ष रहेंगे उसमें 2 महिलाएं भी रहेंगी और 2 गैर मुस्लिम भी, 1 या 2 गैर मुस्लिम भी रहेंगे, मतलब मुस्लिम छोड़ा का हिंदू हुआ, मतलब उसमें उस बोर्ड के अंदर में रहेंगे। तो इस पे भी मतलब बहुत सारे विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि इसमें गैर मुस्लिम की क्या जरूरत है। तो एक बार याद है, यूपी में महाकुंभ चल रहा था, कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो अखिलेश की सरकार उस टाइम थी,
तो उस टाइम आजम खान को उस महाकुंभ का अध्यक्ष बनाया गया था। आजम खान भी तो मुस्लिम है, तो उसमें महाकुंभ में मुस्लिम का क्या जरूरत है। तो इस हिसाब से मतलब अखिलेश यादव को भी सोचना चाहिए, अगर इस पे अगर सवाल उठा रहा है तो ठीक है। तो अगर दूसरा बात है कि अगर केंद्र सरकार के इस बिल के अंदर में कोई गलती है, कुछ कमियां हैं, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेता बाहर काहे चल जा रहे हैं संसद भवन से। संसद भवन में जो नेता है वो कुछ गवर्नमेंट के अगर इस बिल में कुछ कमियां हैं तो उसके ऊपर सवाल उठाइए। आप लोग को बैठाया किस गया है विपक्ष में। आप इतने विपक्ष के इतने बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग हैं, तो आप लोग उसके ऊपर में सवाल उठाइए, सवाल करिए, तर्क करिए सरकार से। तो आप एक आदमी क्या हुआ, राहुल गांधी क्या हुआ, वॉकआउट करके वो संसद भवन से बाहर चले गए। अखिलेश यादव मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं संसद भवन में बैठ के। तो अगर कोई बिल के अंदर कमियां हैं तो उसको मतलब सरकार को बोलिए, सुधार करेगा। सरकार से तर्क करिए, सरकार तो बुला ही रही है तर्क करने के लिए, या आइए तर्क करिए, कोई गड़बड़ी है तो। सरकार तो मौका दिया ही था, सभी पार्टियों के अध्यक्ष, सभी पार्टियों के लोग थे उस टाइम, जब पिछला साल मतलब उसको पास करने के लिए, उसको चर्चा करने के लिए मतलब पार्टियों को बुलाया गया था, तो उसमें तो पार्टी थे। तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने इस बिल को पास करने के लिए किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया है। सलाह मशवरा तो लिया गया है। 605 पन्नों का जो आप लोग सीट जो ओम बिरला को दिए हो, किसके सहमति से दिए हो, खाली को मोदी गवर्नमेंट के सहमति से थोड़ी दिया गया है। तो इसमें ये बोला जाए कि अगर विपक्ष का सपोर्ट नहीं लिया गया, इसमें विपक्ष से पूछा नहीं गया, विपक्ष से राय मशवरा नहीं लिया गया, तो गलत है। ये तो खुलेआम गलत है। इस ये मतलब पूरी तरह से राजनीति को मतलब गंदी राजनीति को दिखाता है विपक्ष के द्वारा, ठीक है। तो इसमें तो मोदी गवर्नमेंट जहां तक है ठीक है, अभी तक ठीक है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि विपक्ष वाले तो भाई जो करना है अपना वोट बैंक के लिए, वो कुछ ना कुछ हथकंडे तो अपनाएंगे ही, क्योंकि वो शांति से तो बैठेंगे नहीं, शांति से तो बैठने वाले नहीं है। हाँ, जहां तर्क करना चाहिए वहां तर्क नहीं किया, बाहर ये लोग तर्क करेंगे, रोड पे निकलेंगे, धमकी दिया जा रहा है रोड पे निकलने का। ठीक है, चलिए और आगे वीडियो देखते हैं। अब देखिए, मेरा मानना यह है ना भैया कि आपके प्रवक्ता टीवी चैनलों की डिबेट में क्या क्या बोलते हैं और आप ट्विटर पर क्या क्या लिखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। असली मंच होता है सदन। आप लोग सभा के सदस्य हैं, लाखों करोड़ों लोग आपको सुनना चाहते हैं। वहां कीजिए ना सरकार को एक्सपोज, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप वहां कुछ नहीं बोलते या टॉपिक के अलावा उल्टा सीधा कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। अब आते हैं इस बात पर कि सरकार ने इस मामले में जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को मनाया कैसे, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को मुसलमानों का वोट मिलता आया है। बिहार में टोटल 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और आंध्र प्रदेश में 9.5%। आपको बता दें कि बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। अब अगर कोई वहां सरकार बनाना चाहता है तो ये 32 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 32 सीटों में से फिलहाल 12 बीजेपी के पास है, 6 जेडीयू के पास है और 10 सीटें आरजेडी और कांग्रेस के पास है। तो बीजेपी को पहले तो ये कॉन्फिडेंस था कि भैया हम इन सीटों पर पहले से ही मजबूत हैं और अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ तो उसे कहीं से कवर कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। वहीं आंध्र की बात करें तो आंध्र में टीडीपी को मुसलमानों के 75% वोट मिलते हैं, इसलिए जेडीयू से ज्यादा टीडीपी को इस बात की चिंता थी कि कहीं मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए। इसलिए उन लोगों ने वक्फ बिल के मामले में जमात इस्लामी, हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग की, उनसे राय ली। ये भी सच है कि टीडीपी के कहने पर ही जेपीसी ने गैर मुसलमानों को बोर्ड का मेंबर बनाने का फैसला सेंटर की बजाय स्टेट पर छोड़ दिया, क्योंकि आंध्र प्रदेश में मुसलमान इसी बात का विरोध कर रहे थे। दूसरी तरफ इन्हीं पार्टियों के कहने पर जेपीसी ने वक्फ बाय यूजर के क्लॉज को रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हटाया। मतलब वक्फ अमेंडमेंट का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था उसमें यह प्रावधान था कि अगर वक्फ की किसी प्रॉपर्टी के पास उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो इलीगल मानी जाएगी, फिर वो प्रॉपर्टी चाहे कितनी भी पुरानी क्यों हो। लेकिन टीडीपी के 2 सांसदों ने इस पर ऑब्जेक्शन किया था, जिसके बाद इस क्लॉज को बाद में हटा दिया गया। मतलब अब पुरानी प्रॉपर्टी पर यह रूल लागू नहीं होगा। इस तरह से 14 अमेंडमेंट मूल ड्राफ्ट में किए गए, जिसके बारे में टीडीपी या जेडीयू को लगता था कि इस पर उनका मुस्लिम वोटर नाराज हो सकता है। फैक्ट तो यह है कि इन अमेंडमेंट के बाद इस नए बिल में ऐसा कुछ बचता ही नहीं है जिस पर विपक्ष कोई आपत्ति कर पाता। और ये बात राहुल जी और अखिलेश यादव जी जैसे लीडर्स को पता थी, मुस्लिम लीडर्स को भी पता थी,
इसलिए ये लोग दिखाने के लिए तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मगर अंदर से इनको रियलिटी मालूम थी, ये लोग सच्चाई जानते थे। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के पास होने से पता है हुआ क्या है? इससे हुआ ये कि जून 2024 के बाद विपक्ष को जो लगा था कि अपने दम पर 272 सीटें न पाने पर बीजेपी बैकफुट पर चली जाएगी, कम से कम वो तो नहीं होता दिख रहा। बीजेपी ये दिखा रही है कि हम अगले 4 सालों तक भी फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे इसी तरह। उसे भी शायद ये पता है कि उनका कोर वोटर उनसे क्या चाहता है। बीजेपी ये जानती है, बीजेपी ये दिखाना चाहेगी कि हम वो सारे वादे पूरा करने की कोशिश करेंगे जो हमारा वोटर हमसे चाहता है, और अगर किसी ने उसमें अड़ंगा अड़ाया तो फिर जनता उनसे निपट लेगी। और बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आया, इसके लिए इस कॉन्फिडेंस के पीछे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली हरियाणा के रिजल्ट्स भी हैं, और एनडीए में बीजेपी के साथियों को ये भी दिखता है कि भाई लोकसभा में 30 सीटें कम है तो क्या है, लेकिन बीजेपी की पॉपुलैरिटी अभी भी बनी हुई है, इसलिए अभी भी इनका साथ देने में ही भलाई है। इसलिए मैंने कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल का पास होना 4 जून 2024 के बाद विपक्ष को लगा सबसे बड़ा झटका है। वो तो इस बिल को लाने से बीजेपी को रोक नहीं पाई, और ना वो बीजेपी के साथियों को रोक पाई, और ना वो इस बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर ला पाई। और तो और राहुल जी ने इस बिल के विरोध में संसद में भाषण तक देने की जरूरत नहीं समझी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि आज इन लोगों का कॉन्फिडेंस 2024 के चुनाव के रिजल्ट से पहले के कॉन्फिडेंस से भी डाउन है। बाकी आप बताओ, आपको इस मामले में क्या लगता है? आप इस वक्त संशोधन बिल के पास होने को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को अब जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड और मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण को भी खत्म करने जैसे मुद्दों से भी निपटना चाहिए क्या? आपकी राय जो भी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने और नीतीश की सरकार मतलब इस पेज को मतलब इस बिल को पास फंसा सकती थी, लेकिन उन्होंने मोदी गवर्नमेंट को माना, क्योंकि अभी आज मोदी गवर्नमेंट में केंद्र सरकार में उनकी भी पार्टी के कुछ नेता हैं, उनकी भी पार्टी है, तो आज उनका सपोर्ट जरूरी था, क्योंकि अगर इसे धोखा करते तो मोदी गवर्नमेंट मतलब असमंजस में पड़ जाती है, मतलब मोदी गवर्नमेंट खतरे में आ जाती है, और ये बिल पास नहीं होता। ठीक है, विपक्ष वाले ये करा रहे हैं कि मतलब विपक्ष वाले ये रो रहे हैं कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने धोखा दिया है। धोखा कहाँ से दिया है? वो तो उनके साथ है, केंद्र में भी उनके साथ है, तो उनका ही सपोर्ट करेंगे ना, आपका क्यों सपोर्ट करेंगे? ठीक है, तो धोखा कोई कुछ नहीं दिया है, धोखा आप लोगों को लग रहा है, विपक्ष वालों को। ठीक है, अब क्या होगा कि विपक्ष का तो राज्यसभा और संसद भवन में तो कोई लोकसभा में कुछ दाल नहीं गला। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अब मतलब कुछ लोग कोर्ट को नहीं मानते हैं, फिर भी अभी कोर्ट के लिए जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट वगैरह ये लोग मानते नहीं है, ठीक है, फिर भी ये लोग कोर्ट में जाएंगे, अब इसको चैलेंज करेंगे, जो बिल पास हुआ है इसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, विपक्ष की तरफ से धमकी मिल रहा है कि अब लोग सड़कों पर उतरेंगे इस बिल के खिलाफ में। अब सड़कों पर उतर के क्या करिएगा विपक्ष? मतलब इसका मतलब आप लोग संसद भवन कानून को और राज्यसभा के कानून को आप लोग नहीं मानते हो, अगर सड़क पर उतरोगे तो वही ना है, आप लोग कानून को ही मानते नहीं हो, आप लोग जो गवर्नमेंट को चुना गया है उसको आप लोग नहीं मान रहे हो। अरे बिल में कोई कमियां है तो उसको तर्क के द्वारा ठीक करवाइए। आप लोग का तो बड़े बड़े नेता तो संसद भवन से बाहर चला जा रहा है, आप लोग का नेता तो बिल को फाड़ रहा है। अरे कोई तर्क है तो उसको ठीक करवाइए, अगर कोई गड़बड़ी है बिल के अंदर में। कहने का मतलब यह है, कोई बिल में अंदर गड़बड़ी है, कमी है, तो उसको गवर्नमेंट तो बैठी हुई है तर्क करने के लिए। मोदी गवर्नमेंट तो बैठी हुई है तर्क करने के लिए, तो आप लोग तर्क के द्वारा उसको ठीक करवाइए। तो आप लोगों को खाली मतलब बाहर चला जाना है, फिर आप लोग को बैठ करके मस्ती करना है, बिल फाड़ना है, तो आप लोग तर्क तो करिएगा नहीं। इसका मतलब है कि बिल में कोई कमी नहीं है, बिल एकदम परफेक्ट बना है, बिल एकदम ठीक है, ओके है, तो आप लोग तर्क करेंगे नहीं और धमकी देंगे कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो लोग उतरिए सड़कों पर। ठीक है, दूसरे तरह से मतलब ठीक है, देखिए अब आगे क्या होता है बिल का, मतलब किस तरह से मोदी गवर्नमेंट अपना स्टैंड लेती है, किस तरह से अपने मतलब इस चैलेंज को मतलब एक्सेप्ट करती है, चैलेंज को कैसे इसको आगे बढ़ाती है, उसी पे नजर है। लफड़ा तो होने वाला है, क्योंकि ये विपक्ष वाले तो अंदर तो कुछ करेंगे नहीं, संसद भवन के बाहर मतलब कुछ लोगों को भड़काएंगे, कुछ लोगों को मतलब बेवकूफ लोग हैं धरती पर इंडिया में, उन लोग को भड़काएंगे, कुछ लोग भड़क भी जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत कुछ होगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग शांति से तो बैठने वाले नहीं है, धरना देंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।